हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम हिंदी ग्रामर का दूसरा टॉपिक सर्वनाम शुरू करते हैं। सर्वनाम, जिसे कि इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। तो इसी प्रकार सर्वनाम भी वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी कि यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग करने से क्या होता है, इससे एक ही नाम का दोहराव यानी कि रिपीटिशन रुकता है और वाक्य सुंदर व स्पष्ट बनते हैं। इसको हम एक उदाहरण की तरह से समझते हैं। ये कहने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए उदाहरण, यहाँ पे पहला उदाहरण है, इसमें संज्ञा के साथ है। ये जो हमारा वाक्य है ये संज्ञा के साथ है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है। तो इसमें राम जो कि एक संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। हम कितनी ही बार एक व्यक्ति या वस्तु का नाम लेंगे, बार बार जब हम उसके लिए बात कर रहे हैं तो हम सर्वनाम का यूज़ करेंगे। अब ये जो दूसरा वाक्य है ये सर्वनाम के साथ है। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो अब मैंने राम नाम का प्रयोग दोबारा ना करके राम के लिए वह शब्द का प्रयोग किया है। तो सर्वनाम से हुआ क्या कि एक तो राम नाम यानी कि जो संज्ञा है एक प्रकार की, वो रिपीट नहीं हुई। मैंने उसको रिपीट नहीं किया है यहाँ पे, बल्कि उसकी जगह पर मैंने एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, जिससे ये वाक्य देखने में और सुनने में दोनों में सुंदर व स्पष्ट बन गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। चलिए अब हम सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, भेद जिन्हें कि टाइप्स भी कहते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बोलने वाले यानी कि स्पीकर, सुनने वाले यानी कि लिसनर, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है यानी कि थर्ड पर्सन, उन वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसमें कि मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे। अब उत्तम पुरुष होता कौन है? उत्तम पुरुष होता है स्पीकर यानी कि बोलने वाला। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं स्पीकर हूँ। ठीक है, तो मैं अपने लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग करूँगी, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, ठीक है, मुझसे, ये सभी जो शब्द होंगे ये उत्तम पुरुष होंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो पर्सन है, सेकंड पर्सन, जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो इसके लिए जो आएंगे वो आएंगे तू, तुम, तुम्हारा, आप, तुझे, आपका। अब ये मध्यम पुरुष कौन है? ये है लिसनर। कौन है ये? लिसनर। स्पीकर मैं हूँ, उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है। अब जिससे मैं बात कर रही हूँ वो लिसनर है यानी कि मध्यम पुरुष है, और इसके लिए ये सभी सर्वनाम प्रयोग होंगे। ठीक है, थर्ड है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन यानी कि मैं यानी कि उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहा हूँ या जिससे बात कर रही हूँ यानी कि मध्यम पुरुष, हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इससे कहते हैं हम अन्य पुरुष। अब यहाँ पर आता है वह, वे, यह, ये, उनका, उसका, ये सभी जो शब्द होंगे ये सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाएंगे। अब हम इसका दूसरा भेद देख लेते हैं, जिसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे इंग्लिश में डेफिनेट प्रोनाउन भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या तो निकट की हो या दूर की हो का बोध कराते हैं, इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें है यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है यानी कि मेरे सामने है। अगर मैं बात करी ये पुस्तक जो मेरे सामने रखी है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी यह मेरी पुस्तक है। वैसे ये मेरी नोटबुक है, लेकिन यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब वह घर राम का है। अब ये दूर की बात हो रही है। जब भी पास की बात होगी, नियर की बात होगी, तब यह है।
ठीक है। नियर या पास की वस्तुओं के लिए हम यह यूज करेंगे, और वो भी एक वचन हो, वो भी एक वचन हो, यानी कि नंबर में एक हो, ठीक है। दूसरा है वह। वह जब दूर की चीज हो, यानी कि फार, ठीक है। तो दूर की चीज होगी और एक वचन होगी नंबर में या वचन में, तब वह यूज होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी पास की चीज है लेकिन बहुवचन है। ये भी पास की चीज है और क्या है, बहुवचन है हमारा, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं ये। वे लड़के खेल रहे हैं, यह दूर की वस्तु है या व्यक्ति है, और यह भी बहुवचन है, ठीक है, यानी कि नंबर में एक से ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। तीसरा हमारा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे कि इंग्लिश में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराएं, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे इसमें था, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है, यानी कि वो चीज़ हमारे सामने है, हमें पता है ये है, पास हो या दूर हो, लेकिन हमको पक्का पता है कि ये है, तो वह निश्चयवाचक होता है, ठीक है। या जिसकी तरफ हम इशारा कर सकें, संकेत कर सकें, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए, यानी कि हमें पक्का नहीं पता कि क्या चीज़ है, ठीक है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। इनसे यह क्लियर नहीं होता कि कौन है, क्या है, ठीक है, हमको पक्का नहीं पता, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं या हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द सर्वनाम वाले आएंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण है, कोई व्यक्तियों के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है, तो कोई पर्सन्स के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए है। दूसरा है हमारा कुछ, ये शब्द सर्वनाम शब्द कुछ जो है वो वस्तुओं के लिए यानी थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे दाल में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, तो ये दोनों जो हैं ये वस्तुओं के लिए, दाल और दूध थिंग्स में ही आते हैं ना, ठीक है, तो ये वस्तुओं के लिए कुछ यूज होता है। एक है किसी, वो अन्य स्थितियों के लिए है, ठीक है, जैसे यह पेन किसी और का है, आपने किसी को बुलाया है क्या, तो किसी पक्का नहीं पता, अब किसी हमको नहीं पता किसका है क्या है, कोई भी हमें नहीं पता पक्का भाई कौन खड़ा है, कौन मुझे बुला रहा है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद कोई बुला रहा है, शायद कुछ गिर गया, मुझे पक्का नहीं पता क्या गिर गया है दाल या दूध में, या कौन दरवाजे पर खड़ा है, या कौन मुझे बुला रहा है। तो ये जो कोई, कुछ और किसी, ये तीनों शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे कि रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध या रिलेशन बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि एक का दूसरे से जो रिलेशन बता रहे हो, ठीक है। तो ये उदाहरण द्वारा हम अब समझते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, जैसे कि जो, वो, और इनके बीच में ये योजक चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। तो जो वो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वहीं वहीं, जो जहाँ वहाँ, जो वो, जितनी उतने। अब इसे हम पढ़ते हैं हम इन वाक्यों को और हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसमें क्या है, एक तो हमारा बीच में ये अल्पविराम आ जाता है, ठीक है, दूसरा ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब है जिसकी उसकी, इसमें है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये शब्द भी हमारा संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट, जो ताकतवर है उसी की चलती है, कहने का तात्पर्य था यह है। अब है जो मेहनत करता है वही सफल होता है,
यानी कि वही सफल होगा जो मेहनत करेगा। इसका इससे संबंध पता चल रहा है ना हमें। यह वही किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। वो कौन सी किताब? वो जो मैंने कल खरीदी है। जहाँ चाह वहाँ रहा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरीके के सर्वनाम शब्द आए जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, उदाहरण क्या, कब, कौन, क्यों, कहाँ, किसका आदि। ये वाले सारे शब्द जिससे हमें वाक्य से यह पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब यहाँ पे है तुम्हारा क्या नाम है, ट्रेन कब छूटेगी, तो ये क्या और कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और इसका एक और पहचानने का तरीका है कि इनके अंत में, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होते हैं। ठीक है, अब ये शब्द कैसे यूज होते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, क्या क्या जो है वो निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है, यानी कि मेज पर क्या रखा है, आज खाने में क्या बना है। ठीक है, तो ये निर्जीव वस्तुएं ही हैं। कौन जो शब्द है वो व्यक्तियों और प्राणियों के लिए यूज होता है, लिविंग बींग्स के लिए, यानी कि जिनमें जान है। बाहर कौन खड़ा है, विश्व कप विजेता कौन सी क्रिकेट टीम बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसने। किसने जो होता है वो कर्ता के साथ होता है, यानी कि कार्य को करने वाला, किसी काम को करने वाला। जैसे कि शीशा किसने तोड़ा, यह सुंदर चित्र किसने बनाया। और ये काम भी जो है लिविंग पर्सन ही करता है। ठीक है, लिविंग बीइंग ही करता है जिसमें जान हो। अब है कब। कब शब्द जो है वो समय जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि आप कब आओगे, रविवार कब है। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा कहाँ। कहाँ स्थान के लिए, प्लेस के लिए यूज होता है। तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। किसका। किसका शब्द जो है वो अधिकार या संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि यह बैग किसका है, यह कार किसकी है, ऐसे। अब नेक्स्ट हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता यानी कि स्पीकर स्वयं या खुद के लिए करता है, यानी कि बोलने वाला पर्सन खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं स्वयं, स्वयं, खुद, अपने आप और अपना। अब इसे वाक्य से देखिए। मैं स्वयं यह काम कर लूँगा, उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। तुम अपने आप पढ़ लेना, वह अपना काम कर रहा है। तो ये शब्द जो है जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप और अपना, ये सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब ये एक वर्कशीट है जिसके द्वारा हम इन सभी सर्वनामों के भेद को समझते हैं। यहाँ पर है भेद बताने हैं और वाक्य है। अमन को खुद पर घमंड है, तो खुद क्या है। खुद शब्द जो है वो एक निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें कोई इंसान अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है, और बोल भी अपने लिए रहा है। यहाँ पर दूसरा हमारा वाक्य है आप यहाँ कब आए। इसमें दो शब्द हैं, आप और कब। आप शब्द जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि हम सेकंड पर्सन के लिए यानी कि लिसनर के लिए यूज़ करते हैं, और ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, कब जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर इसमें खाली एक ही
जो शब्द है वो अंडरलाइन होता तो आप उसी के अंतर्गत बताते, उसी को आप डिफाइन करते। यानी कि अगर सिर्फ आप पूछा जाता तो आप यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता, और सिर्फ कब अंडरलाइन होता तब आप यह प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखते। ठीक है। दूसरा है मोहन को कुछ फल दे दो। कुछ, अब मुझे नहीं पता कितने, तो यह है अनिश्चयवाचक। यह क्या है? यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं स्वयं बाजार जाऊंगा। तो ये जो स्वयं शब्द, स्वयं, स्वयं किसके लिए यूज करते हैं? खुद के लिए, निज, पर्सनल। ठीक है, तो स्वयं जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब है दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये दरवाजे पर कौन खड़ा है, अब यहाँ पर कौन जो है खड़ा है, मैंने देखा कौन शब्द है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते ही हम लिख देंगे कि ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा है दूध में कुछ गिर गया। मुझे नहीं पता क्या गिरा है, तो यह भी एक अनिश्चयवाचक, मुझे नहीं पता है इसलिए ये अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक। पक्का नहीं पता क्या गिरा है, कुछ तो गिरा है। लगता है बाहर कोई खड़ा है, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा छाता है। अब मैं यह, मेरे सामने कोई वस्तु है उसकी तरफ मैं इशारा करके बता रही हूँ, तो यह निश्चयवाचक है। मुझे पक्का पता है उस वस्तु के बारे में, इसीलिए निश्चयवाचक है, यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन है। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है जब ना पता हो, जब पता हो तो डेफिनेट यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। वे सब मेरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो मुझे पता है कौन सब, वे सब, यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब लास्ट है जिसकी फसल अच्छी होगी, फिर है अल्पविराम, उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्द जहाँ आए तो वो एक का दूसरे से संबंध बता रहे होते हैं, तो यह है संबंधवाचक, क्या? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं यह सर्वनाम का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा पाई। अब आगे कुछ वाक्य मैं आपको दे रही हूँ जिसके आंसर आप मुझे बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अब ये कुछ हमारे वाक्य हैं जिनके आपको भेद लिखने हैं। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन शब्दों को देख के ही आपको पता लगाना है कि ये कौन सा भेद है और आपको भेद लिखने हैं। आप चाहें तो इनके उत्तर कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है।